धन्यवाद, थैंक यू। एक तो आप लोगों का कि अब तक आप यहाँ पे डटे हुए हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि 10 या 12 मिनट से ज़्यादा ना लूँ। मेरे बाद गौतम बोलेंगे, इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट ब्रिलियंट लीगल माइंड्स, तो जो कुछ भी इस केस के बारे में आप सुनना चाहते हैं उसके लिए ज़रूर उठें। मैं जो बात करूँगा कुछ मोटे मुद्दों पे ब्रॉड स्वरूप आपको दूंगा। अगर मैं बात आज कुछ हद तक मैं शुरू करना चाहता हूँ जो बात प्रशांत भूषण ने की कि लोगों के मुंह में एक बदलाव आ रहा है, उसके लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पंजाबी में एक मुहावरा है कि भूषण जी दे मुँह च क्यों शक्कर, इसका मतलब कि उनके मुंह में घी शक्कर। पर ना जर्नलिज्म का ये काम है कि हम आगे की भविष्यवाणी कर सकें, हम उसको समझ सकते हैं और आज जो हो रहा है उसका एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल जो बिलीफ है ये है कि एक ऑप्टिमिज्म ऑफ एक्शन होना चाहिए और एक पेसिमिज्म ऑफ इंटेलेक्ट होना चाहिए, और मेरे को तो आगे कुछ ऐसी रोशनी जल्दी नहीं दिख रही है जो भूषण जी ने देखी है। और अगर सच्चाई ये है तो हमें क्या करना चाहिए और अभी क्या हो रहा है उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए। एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो बात हिंदी में बोल रहा हूँ, आई वुड प्रेफर कि मैं पंजाबी या अंग्रेजी गल करता। इस सरकार की सच्चाई या उसके बारे में जो सोचता हूँ उसके बारे में सच तो मैं पंजाबी में ही बोल सकता हूँ। हिंदी में बोलना एक ये सोचिए कि उधर पे अभी राजा जी ने हिंदी में बातचीत की है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, ना ही उनकी मातृभाषा ही। एक हम ज़माना जिससे गुजर रहे हैं, एक हिंदी इंपीरियलिज्म का ज़माना है। मैं ये ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ क्योंकि बार बार लोगों में ये इंग्लिश एलिटिज़म की बात होती है। आप हिंदी भाषी स्टेट से जो लोग हैं, कितने लोग एक तीसरी इंडियन भाषा जानते हैं? बहुत कम ऐसे लोग। और बाकी जो इस पूरे देश के निवासी हिस्सारे, मैं पंजाब से हूँ, वो साउथ से, हम सब हिंदी बोलते हैं। ये एक हिंदी इंपीरियलिज्म इस दौर, इस ज़माने का एक फाउंडेशन है। हम जो कुछ आसपास देख रहे हैं वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। अगर हम कहते हैं कि आप इस देश को भारत बोलेंगे तो पंजाब में तो हम कहते हैं भारत, हमें तो ये भारत समझ भी नहीं आता है, साउथ में कुछ और कहते हैं। ये जो दिक्कतें हैं, ये एक इंपीरियलिस्ट जो तौर तरीका है, उसकी दिक्कतें जो आ रही हैं वो एक आइडियोलॉजी की जुड़ी हुई हैं। आज हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे की बात करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की बात करते हैं, एक लीगल सिस्टम की बात करते हैं, एक पुलिस एक्शन की बात करते हैं, हम सच्चाई और एक सच्चाई की परछाई में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक प्लेटो के एनालॉजी में उसमें नहीं जाना चाहता, पर हम जब आज कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था की बात करते हैं, इस देश में डेमोक्रेसी हो चाहे इलेक्शंस होते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा कब का गिर चुका है। कुछ हद तक तो ये सच है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा यहाँ पे पूरी तरह कभी कायम हुआ ही नहीं है इस देश में। और खास तौर पे आप अगर देखिए कि आज जो उमर के साथ हो रहा है, क्योंकि मैं उनके अरेस्ट के पहले कई मौक़ों पे आई हैव सैट विद उमर, ऐसे ही स्टेजेस पे हम लोगों ने 7 लोगों को अड्रेस किया, आज उनके फादर के साथ बैठा हुआ। क्या उमर को खास टारगेट या उमर से जुड़े हुए इतने लोगों को जो टारगेट बनाया गया है, इसमें एक सरकार की खास विंडिक्टिवनेस है। मैं सरकार का सीधा नाम ले रहा हूँ, इसमें आप लीगल प्रोसेस को ना जोड़ें, क्योंकि हमको इस वहम में नहीं रहना चाहिए कि इसका कोई लीगल दायरा है जिसके अंडर उनको पकड़ा गया है। जो एजेंसी, जब तक जुडिशरी तक मामला आता है, जो एजेंसी इन चीज़ों से डील करती है वो एक पुलिस है। पुलिस एग्जीक्यूटिव से जुड़ी हुई एक संस्था है। पुलिस का इतिहास है 47 से लेके किसी भी कम्युनल इशू पे इस देश में देश की पुलिस और लीगल व्यवस्था ने कभी भी हमें जस्टिस डिलीवर नहीं की। ये जो दिल्ली पुलिस जिसने एक्शन लिया है, इस दिल्ली पुलिस का एक इतिहास था। 84 में कत्लेआम हुआ था सिखों का, जो कांग्रेस ने कराया। इस बात को लेके यहाँ पे भी एक दो बारी उस पर कॉन्ट्रोवर्सी उठी है। कन्हैया ने एक स्टेटमेंट दिया था जेएनयू में ही
जो कांग्रेस को अब्सॉल्व किया था, उमर ने क्रिटिसाइज किया था, मैंने खुद कन्हैया को क्रिटिसाइज किया था कि आप कांग्रेस की सच्चाई को मत दबाइए। इस सच्चाई को दबाने के कारण आप उसी रण क्षेत्र में पहुंच जाएंगे जहां पे बीजेपी अलग अलग एक्सक्यूजेस अपने आप को डिफेंड करती है। उस दिल्ली पुलिस ने जो इनएक्शन जो कांग्रेस ने कराया, उसके बाद 9 इंक्वायरी कमीशन बैठे। वो इंक्वायरी कमीशन और इस देश में इंक्वायरी कमीशन जो बैठते हैं और ये जो प्रोसेस चालू होता है सच्चाई जानने का, ये प्रोसेस सच्चाई डिलीवर करने के लिए नहीं शुरू होता है, सच्चाई को दबाने के लिए शुरू होता है। उसमें से एक था कमीशन कुसुमलता मित्तल कमीशन, जिसने पुलिस के बारे, दिल्ली पुलिस के बारे इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। उस एक कमीशन ने 76 पुलिस ऑफिसर्स को इंडाइट किया था, दिल्ली के पुलिस ऑफिसर्स, उसमें से 6 आईपीएस ऑफिसर्स थे। किसी पे एक्शन नहीं हुआ, बल्कि 2016 में, और लोगों को ये चीजें भूल जाती हैं, एक कोर्ट जजमेंट में कुसुमलता मित्तल को, एक पुलिस ऑफिसर को 1 लाख रुपए का जो डेफेमेशन केस में पैसे देने का कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। वो 72 पुलिस ऑफिसर्स पे कभी एक्शन नहीं हुआ है। ये पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने अपने करियर में तरक्की देखी है, यही पुलिस ऑफिसर्स, यही जवान, यही थानेदारों ने उन पुलिस अफसर्स को ट्रेनिंग दी है, उन जवानों को ट्रेनिंग दी है जो आज कायम है। इन पुलिस अफसर्स ने क्या सीखा? इनकी सीख एक और जगह से आई है। 2002 के जो कत्लेआम हुए थे, जब मोदी इंचार्ज और कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली मोदी की पड़ती है, कि उन दंगों को मैं लफ्ज दंगा नहीं यूज करूंगा, जो कत्लेआम हुआ 2002, उसमें जो पुलिस अफसर्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे पे काम किया है, उन्होंने अपने इलाकों में हिंसा होने को रोका है, उन सब के करियर बर्बाद हो गए। एक एक को चुन के टारगेट किया गया है, बर्बाद किया गया है। यहां तक कि जो ऑफिसर ने इशरत जहां केस की जुडिशियल इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करके, जिसमें मोदी सरकार का नाम आता है, सरकार का नाम आता है, उसको 10 दिन रिटायरमेंट के पहले, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी करियर सच्चाई के सिर पे रह के लड़ी है, उसको सर्विस से डिसमिस किया है बिना पेंशन। ये हाल में हुआ है, पिछले 1-2 सालों की बात में जो आपको बता रहा हूं। जिन अफसर्स के बारे बार बार बयान आए हैं, कमीशंस में नाम आए हैं, जिनके बारे हम लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कुछ हद तक जो सरकार चाहती थी वो किया है, बाजू में खड़े रहे, दंगाओं पे कोई एक्शन नहीं लिया। उन सब सेंटर में प्रमोट किया गया है। जितने 2014 से आप इंपॉर्टेंट पुलिस पोस्टिंग गुजरात से अफसर को देखिए, वो ऐसे ऑफिसर्स थे जिनको कब साइडलाइन करके उनके अगेंस्ट एक्शन ले लेना चाहिए। ये हमारी संस्थागत व्यवस्था है इस देश की। इस व्यवस्था को बीजेपी ने इनहेरिट किया है और बीजेपी ने इसे वेपनाइज किया है, और ये हमारी आज की स्थिति है। और जब दिल्ली में जो अगेन ट्रम्प के आते हुए जो कुछ हुआ दिल्ली में, आप लोगों को सबको मालूम है, उस समय जो पुलिस ने एक्शन लिया, हम लोगों ने उसके बारे में लिखा है। पुलिस ने तो खुद कई जगह अपने आप खुद जो काम वायलेंस जो मॉब्स कर रही थी, वहां पे पुलिस की भी पार्टिसिपेशन, पथराव। ये पुलिस ऑफिसर्स ने ही केस तैयार किए। जिस केसेस में अक्यूज्ड या जिस हादसे में अक्यूज्ड सारे कटघरे में पुलिस अफसरों को, पुलिस जवानों को खड़े होना चाहिए था, वो केस तैयार कर रहे हैं, वो केस प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जुडिशियल प्रोसेस की, किस तरह का जुडिशियल प्रोसेस हो सकता है इसके बाद। तो और अब बीजेपी ने ये सब जो अपना कानूनी ढांचा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा, जो ये हिला हुआ ढांचा था जब मोदी आए थे, मोदी ने इसको वेपनाइज किया है, उसका क्या किया? इसमें एक नया ट्विस्ट कि आप
जो लोग विक्टिम्स थे इस वायलेंस के, उनको परपेट्रेटर्स और कॉन्स्पिरेटर्स बना दिया। हम लोग जब बात करते हैं कि उमर खालिद के अगेंस्ट केस क्यों है, आप लोगों ने उमर खालिद का स्टेटमेंट सबको मालूम होगा, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की बारे बात कर रहे हैं। जिस चीज़ को हम एक गांधीयन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट कहते थे, उसको आज टेररिज्म डिक्लेयर किया जा रहा है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंदर नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा हम समझते हैं इस देश पे लागू है अभी, पर ये तो एक परछाई है। जो आइडियोलॉजी जिसके अंडर ये सरकार चल रही है, वो आइडियोलॉजी 1925 से हमारे ऊपर अनाउंस करके अब जाके थोपी गई है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। एनी राजा जी ने जब 2025 की बात की है, 100 साल आरएसएस के पूरे हो रहे हैं। जिस हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, वो इन 100 सालों बात कर रहे हैं। जो कुछ हुआ है पिछले 5-6 सालों में, आप 370 ले लीजिए, यूसीसी ले लीजिए, जो भी बड़े चेंजेस आए हैं, वो सब आरएसएस पिछले 50, 60, 70 सालों से हुए। तो उमर खालिद के अगेंस्ट केस क्या है? उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं वायलेट किया है, पर जिस आइडियोलॉजी पे ये सरकार और आज हमारा देश चल रहा है, उस आइडियोलॉजी को वायलेट किया है। क्योंकि वो कहता है कि हम लोग इस देश के बराबर सिटीजन्स हैं सारे के सारे, कि किसी एक सिटीजन और दूसरे सिटीजन में लीगली कोई अंतर नहीं है। ये बात बीजेपी और आरएसएस को मंजूर नहीं है। इस देश में ग्रेडेशन है उनके अनुसार, और उस ग्रेडेशन को इम्पोज करने के लिए ही वो काम कर रहे हैं। उसको समझिए कि वो एक पॉलिटिकल एक्शन से भी जुड़ी हुई है और उनके विचारधारा से भी जुड़ी हुई है, कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन और ये डिस्क्रिमिनेशन जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट चल रहा है, इस डिस्क्रिमिनेशन में कई बार वो थोड़ा बहुत क्रिश्चियंस पे अटैक कर देंगे। जब उन्हें सूट करता है तो सिख खालिस्तानी बन जाते हैं। सिखों के साथ उनको प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनके वर्ल्ड व्यू में सिख इंडिक फेथ, वो भी हिंदू हैं उनके मानने। तो उस सिखों को एंटी नेशनल नहीं कह सकते, तभी उन्हें खालिस्तान याद आ जाता है कि अगर सिख हमारे साथ नहीं है तो उनको खालिस्तानी भड़का रहे हैं। तो अक्सर मेरा रिलीजियस विश्वास हुए ना हुए, मेरे को खालिस्तानी कहना उनके लिए मुनासिब, यही चीज़ उनके सामने आती है। पर जो मुस्लिम्स को एक सेकंड क्लास सिटीजनशिप इम्पोज करनी है, ये एक कोर आइडियोलॉजिकल बिलीफ है जो आज के सिस्टम में पूरी तरह पेनिट्रेट की हुई है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, जो एजेंसी जो काम कर रही हैं उनके लिए। और ये इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए नहीं है। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी की एक मंशा है। इसके बिना आरएसएस की आइडियोलॉजी सर्वाइव नहीं कर सकती है। वो सिर्फ इसको पॉलिटिकल इस्तेमाल के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, उनका विश्वास है इस चीज़ कि एक हिंदू राष्ट्र है जिसमें हिंदुओं का ज़्यादा हक है और बाकियों का कम हक है। बाकियों को अपनी जगह जाननी चाहिए, उस जगह पे बैठना चाहिए। और ये कल डिसअपियर नहीं होएगा, परसों डिसअपियर नहीं होएगा, किसी इलेक्शन रिजल्ट से डिसअपियर नहीं होएगा। ये बात उन्होंने काफ़ी हद तक फैला दी है। और वो जो आज जो कर रहे हैं, उसकी जो ढांचे जो हैं वो सीधे मिलते हैं आपका जो कास्ट सिस्टम की फॉर्मेशन हुई थी। मैं सिर्फ वन व्यवस्था की नहीं बोल रहा हूँ, मैं जाति का जो कास्ट सिस्टम है, कम से कम जेनेटिक एविडेंस के हिसाब से वो 1400 साल पुरानी है। जो ये अपने आप नहीं शुरू होती है। कोई अपने आप को मान सकता है कि मैं नीचे दबा रहूँगा, कि मैं पावर में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, कि मेरे लिए बाकियों के जो हक हैं वो नहीं होंगे। आज हम उसी तरह का तौर तरीका मुसलमानों पे यूज़ होते देख रहे हैं। क्या क्या चीज़ें पे ऑब्जेक्शन है? आपसी शादी में कास्ट सिस्टम का क्या बेसिस है? एंडोगमी का बेसिस है। पावर में डिप्रिवेशन, कि आप इलेक्शन में उन्हें लड़ने नहीं देंगे, उनको टिकट नहीं देंगे। और इसमें बाकी पार्टी सारी शामिल है। कांग्रेस भी वही कर रही है, टिकट बीजेपी नहीं देती है, कांग्रेस कम टिकट देगी। पावर से आप उन्हें डिनाई कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। पूरे देश में एक सेग्रीगेशन चल रहा है, जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में, गुजरात में तो लॉज बड़ी क्लियरली इस्टेब्लिश हो गई हैं जो सेग्रीगेशन अडॉप्ट होता है। हम कुछ हद तक जो जेनेसिस
जाति व्यवस्था का हुआ था, आज हम मुसलमानों के साथ होते देख रहे हैं, इसको हम छोटा मोटा सिर्फ कम्युनल विवाद ना समझें। ये एक लंबी लड़ाई है और इसमें अगर हम सोचते हैं, क्योंकि मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि ये चीज़ें बदलेंगी क्योंकि दो लोग कोर्ट केसेस लड़ेंगे या दो लोग कहीं जर्नलिज्म में आर्टिकल लिख लेंगे, तो इससे नहीं कुछ बदलेगा। ये ढांचा जो है वो अंदर से खोखला हुआ है, सबवर्ट हो गया है, इसकी रूलिंग आइडियोलॉजी कुछ और है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारे ऊपर राज नहीं करता है मेरे विश्वास से। और ये बदलाव सिर्फ वहीं से आ सकता है, अगर आप लोग कुछ देखते हैं तो एक ग्रास रूट पॉलिटिकल चेंज से आ सकता है, लेजिस्लेचर से नहीं आ सकता है। ये एक पॉलिटिकल चेंज ही एक पॉसिबिलिटी है मेरे सामने, और कोई, और ये चेंज आज या कल या परसों नहीं आने वाला है। जो जहर इन्होंने घोला है सोसाइटी में वो बहुत गहरा है। अगर आप लोग आज कहीं भी घूमें, आप अपने रिश्तेदारों में बात करें, आप यूपी हिंदी बेल्ट में घूमें, तो आपको ये बात साफ दिखती है कि एक स्टेट इलेक्शन वो हार सकते हैं, बट जो आइडियोलॉजिकल बैटल उन्हें हिंदी बेल्ट में जीतना था वो बैटल आज जीता हुआ है। इसको बदलने में टाइम लगेगा और हमें ये जो मैं कह रहा हूँ ऑप्टिमिज्म ऑफ एक्शन कि हमें जो करना है वो करना ज़रूरी है, पर एक पेसिमिज्म ऑफ इंटेलेक्चुअली जो पेसिमिज्म है वो भी होना चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कितना गहरा हो और कितने आगे तक हमारे साथ चले। थैंक यू।